हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिलीटिंग बिहेवियर पे। अब आप सोच रहे होंगे डेफिनेटली कि कौन सा डिलीटिंग बिहेवियर, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, डिलीटिंग बिहेवियर्स होते हैं आपके डेटाबेस के दो टेबल्स के दरमियान, जब वो दोनों टेबल्स रिलेशन में होते हैं किसी। मिसाल के तौर पे मैं अपनी पहली एग्जांपल को ही दोबारा लेके चलूँगा कि हमारे पास एक यूज़र का टेबल है, उसमें आईडी है, नेम है, ईमेल है, और फिर वो एक यूज़र के मैनी टू डूज़ के अंदर रिकॉर्ड है। ठीक हो गया ना। मैनी रिकॉर्ड है टू डूज़ के अंदर। तो ये देखिए, हमने आई कलेक्शन बना दिया और दूसरी तरफ ये रही हमारी टू डूज़ की क्लास, जिसके अंदर हमने इसको यहाँ पे मैप किया हुआ है। तो बेसिकली ये हमारा यूज़र की तरफ से वन हो गया और टू डूज़ की साइड जाके मैनी हो गया, यानी कि एक यूज़र के मैनी टू डूज़ रिकॉर्ड है। तो ये वन टू मैनी का हमारा रिलेशन यहाँ पे बना हुआ है। आप नेविगेशन प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं। अब हमारे पास ये रिलेशन तो हो गया। अब यहाँ पे डिलीटिंग बिहेवियर क्या होगा। मिसाल के तौर पे कोई यूज़र ए है, उसने टू डू वन, टू डू टू और टू डू थ्री, ये तीन रिकॉर्ड क्रिएट कर दिए। अब उसके बाद आप यूज़र के टेबल में जाते हैं और यूज़र के टेबल में जाके उस यूज़र ए को डिलीट कर देते हैं। तो अगर आप उस यूज़र ए को डिलीट करते हैं तो उसके क्रिएटेड रिकॉर्ड्स के साथ क्या होगा। क्या वो रहेंगे, क्या वो डिलीट हो जाएंगे, ये डिसाइड आपने करना होता है। और ये डिसाइड आपसे भी ज़्यादा आपका जो बिजनेस डोमेन है या फिर जो आपकी लॉजिक है उस पे कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक ऐप है, जो स्पेसिफिकली हम इसी एग्जांपल की बात करते हैं, तो एक टू डूज़ की ऐप है। तो अगर एक यूज़र ही डिलीट हो गया तो उसके टू डूज़ रखने का मकसद ही नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा डिसीजन ये होगा कि अगर कोई यूज़र को डिलीट करता है तो उसके आगे जितने भी टू डूज़ हैं उनको डिलीट कर देना। लेकिन अगर कोई और ऐप है जिस जो कोई कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है, कोई फाइनेंशियल लॉग्स को मेंटेन करती है, तो आप कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि यूज़र के डिलीट हो जाने से वो जो फाइनेंशियल लॉग्स हैं वो भी चले जाएं। आप हमेशा ये करेंगे कि अगर यूज़र डिलीट होता है तो हो जाए, लेकिन उसने हमारे बैंकिंग ऐप में रह के या फिर हमारे बैंकिंग इन्वायरमेंट में लेके जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस लिए हैं, ट्रांजैक्शंस किए हैं, उसके रिकॉर्ड हमारे पास रहने चाहिए। क्योंकि डेफिनेटली उस रिकॉर्ड्स के साथ हमारे बैंक की भी स्टेटमेंट्स मुंसलिक हैं, तो वो रिकॉर्ड्स आपके लिए ज़रूरी हैं, यूज़र रहे या ना रहे। तो ऐसी सिचुएशन में आप डिलीट नहीं करेंगे रिकॉर्ड्स को। तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज होते हैं और आपको डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर डिफरेंट तरीके इंप्लीमेंट करने होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है तो बाय डिफ़ॉल्ट डिलीटिंग बिहेवियर कौन सा होगा, तो उसके ऊपर आप ये जवाब देंगे कि दो टेबल के दरमियान अगर रिलेशनशिप है तो बाय डिफ़ॉल्ट डिलीटिंग बिहेवियर केस्केडिंग होगा। केस्केडिंग का मतलब ये होता है कि यूज़र के डिलीट करने से उसके डिपेंडेंट टेबल जो आगे टू डूज टेबल है उसमें उसके रेलेवेंट जितने भी रिकॉर्ड है उन सबको भी उड़ा दो, क्योंकि जब यूज़र नहीं रहा तो रिकॉर्ड्स का क्या करना। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहता है कि आप इस फंक्शनैलिटी को ओवरराइड कर सकते हैं अपनी मर्जी की फंक्शनैलिटी से। और ये सारा का सारा काम हम फ्लुएंट एपीआई के थ्रू ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास में रहते हुए करते हैं। और यही वो जगह है जहाँ पे मैं आपको अपने पुराने लेक्चर्स के ऊपर रिलेट करते हुए बताऊंगा या फिर रेफर करते हुए बताऊंगा कि वहाँ पे मैंने कहा था कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि डाटा एनोटेशन से नहीं हो सकते। वहाँ पे जाके आपको जो फ्लुएंट एपीआई है उस पर काम करना ही पड़ता है। इट्स नॉट लाइक कि डाटा एनोटेशन सीख लो या फ्लुएंट एपीआई। तो अब हम यहाँ जाकर उसकी बात करेंगे। हम यहाँ पर चले जाते हैं, हमारे पास ऑन मॉडल क्रिएटिंग का एक ओवरराइड किया हुआ फंक्शन तो मौजूद ही है। अब मैं इसमें जाकर बात करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ जाके मॉडल मॉडल बिल्डर बना देता को कॉल कर लेता हूँ, बना नहीं देता। मुझे समझ में नहीं आ रही कि जो एक्चुअल है वो क्यों नहीं आ जाता खुद से। अच्छा, मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी, और किस एंटिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे लगा देते हैं यूज़र। ठीक है, ये यूज़र एंटिटी आ गई। अब मैं यूज़र एंटिटी की बात करने वाला हूँ कि जो यूज़र है, ऐसे करके ना, ऐसे जो यूज़र है उसका हैज़ वन, उसका एक यूज़र, मैं इसको यहाँ पर जाके यू गोस फॉर यू डॉट, अच्छा यूज सॉरी हैज़, यहाँ पे एक यूज़र का मैनी रिकॉर्ड्स है ना, एक यूज़र का मैनी टू डूज के साथ रिकॉर्ड है, तो हम यहाँ पे पहले वो लगा देते हैं। यूज़र जो है हैज़ मैनी, एक यूज़र के मैनी रिकॉर्ड हैं किधर, टू डूज के साथ। अब मैं उस नेविगेशन प्रॉपर्टी को लिंक किया है।
और दूसरी तरफ से विद वन यूजर। एक यूजर की बात अगर हम करें तो उसके मैनी टू डूज के साथ रिकॉर्ड है एक यूजर के, ठीक हो गया। और फिर साथ ही साथ जाहिर सी बात है उसकी क्या है, फॉरेन की भी अवेलेबल है, ठीक है। अभी खुद अपने सजेशंस के ऊपर भी वो यूजर और डॉट हैज़ फॉरेन की, और अब फॉरेन की भी उसके ऊपर अवेलेबल है, और जो विद वन है उसके साथ वहाँ पे फॉरेन की है, और फॉरेन की किसके ऊपर लगी हुई है, यू गोस फॉर यू डॉट यूजर आईडी, ऐसे करके दिस इज इट। अब देखें हमने जो बात की पूरी की पूरी वो क्या की कि मैंने कहा कि एंटिटी है यूजर, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब उसके आगे मैंने कहा कि हैज़ मैनी, यानी कि यूजर की बात कर रहे हैं कि उसके मैनी टू डूज हैं, और किसके साथ, किसी एक स्पेसिफिक यूजर के साथ। तो ये वाली बात तो हो गई कि एक यूजर के साथ मैनी टू डूज हैं। और उसके बाद मैंने आगे बताया, और जो फॉरेन की है वो जाकर डिफाइन हुई हुई है कहाँ पे, यू डॉट यूजर आईडी के ऊपर। डेफिनेटली जब फॉरेन की बात आती है तो वो टू डूज वाली साइड से ही होगी। अब इसके ऊपर मैं डिलीटिंग बिहेवियर को अगर नहीं बताता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी यूज़र को डिलीट किया जाएगा तो उसके रेलेवेंट जितने भी टू डूज पड़े हुए हैं वो डिलीट हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप खुद से डिफाइन करें तो यहाँ पे आपको ऑन डिलीट का फंक्शन ऐसे कॉल करके आपको डिलीट बिहेवियर सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट केस्केड चलता है, लेकिन आप यहाँ से भी केस्केड बिहेवियर लगा सकते हैं। अब इस केस्केड बिहेवियर का क्या मतलब है, इस केस्केड बिहेवियर का मतलब वही है जो कि अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया। आर्डो के बाय डिफ़ॉल्ट भी यही है, लेकिन रीडेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक बिहेवियर और होता है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्ट। अच्छा, रिस्ट्रिक्ट क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट ये करता है कि अगर आपने यहाँ से डिलीटिंग बिहेवियर रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है तो अब आप अगर यूज़र को डिलीट करने जाते हैं और उस यूज़र के साथ टू डूज़ वाले टेबल में कुछ टास्क मुंसलिक हैं, कुछ टास्क लिंक हैं, कुछ टू डूज़ लिंक हैं, तो यूज़र डिलीट ही नहीं हो पाएगा। वो आपको एरर दे देगा कि क्योंकि इस बंदे के साथ आगे काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स मुंसलिक हैं, तो आप जो है इस यूज़र को डिलीट नहीं कर सकते, आपको अलाउ ही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर। और अमूमन ऐसा करना भी पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक यूज़र है, स्नैरियो की बात मैं कर रहा हूँ, एक यूज़र है वो आगे लिंक है किसी ऐसे टेबल के साथ जिसके अंदर ये मेंशन है कि इसने अभी कितने उधार हैं जो वापस देने हैं हमें, ठीक है, कितनी सारी जो इसने उधार लिए हुए हैं वो वापस इसने देने हैं। तो जब जब तक वो उधार वाला टेबल क्लियर ही नहीं होता, वो सारे के सारे ख़त्म नहीं होते, फिनिश नहीं होते, आप यूज़र को वहाँ से भागने नहीं देना चाहते, उसके रिकॉर्ड्स को मिसिंग नहीं करना चाहते, तो आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो जब तक यूज़र के साथ आगे वाले टेबल में रिकॉर्ड्स मुंसलिक रहेंगे तो आप यूज़र को डिलीट करना भी चाहेंगे तो आपको जो है एक्सेप्शन जनरेट हो जाएंगी, आपका यूज़र डिलीट नहीं हो सकेगा। इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्ट। तो अभी तक हमने कितने देख लिए, एक केस्केड देख लिया, दूसरा कौन सा देख लिया, रिस्ट्रिक्ट। इसके बाद जो हमारे पास नया ऑप्शन आता है वो क्या है, नया मतलब थर्ड ऑप्शन, सॉरी नॉट नया ऑप्शन, वो है कि हम इसको रिस्ट्रिक्ट को हटाएं और इसकी जगह पे हम इसको ये बोल दें कि डॉट सेट नल। जब हम इसको नल कर देंगे तो क्या होगा कि अब अगर आप यूज़र को डिलीट करेंगे तो यूज़र के डिलीट होने पे जो उसकी दूसरी साइड है, डिपेंडेंट टेबल है, उसमें जितने भी टू डूज़ हैं उन टू डूज़ के अंदर जो फॉरेन की में यूज़र की आईडी पड़ी हुई है वो नल पे सेट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अब यूज़र तो रहा नहीं, तो उस यूज़र की आईडी फॉरेन की वाले कॉलम में किस तरीके से शो की जाए, तो वहाँ पे नल सेट कर दिया जाएगा। लेकिन इस चीज़ को श्योर करिएगा कि जब आप यहाँ से इसको सेट नल कर रहे हैं तो जो टू डूज़ है इसमें जो आपने ये आईडी दी हुई है इसके ऊपर आपने पहले नल को अलाउ भी कर लेना है। अगर आप ये अलाउ नहीं करेंगे तो ये नहीं आपको काम करने देगा, क्योंकि डेफिनेटली उधर से आप कह रहे हो कि सेट नल कर दो, इधर से इसके ऊपर ये नल अलाउ नहीं है, तो फिर काम मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन और भी होता है, और वो जो ऑप्शन है उसका नाम है नो एक्शन। अच्छा, नो एक्शन पे क्या होता है कि जब आप यहाँ से इसको नो एक्शन सेट कर देते हैं तो ये आप इसलिए करते हैं कि शायद जो आपने डेटाबेस बनाई हुई है उसमें कुछ रूल्स डिफाइन है डिलीट बिहेवियर के, और आप चाहते हैं कि वो जो रूल्स हैं वही इफेक्ट लें। तो आप क्या करते हैं कि आप यहाँ से चाहते हैं कि यहाँ से कोई भी इफेक्ट हमारी तरफ से ना जाए, बल्कि जो वहाँ पे
प्री डिफाइंड रूल्स हैं आप उनको ही यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर आप डिलीट बिहेवियर को यहाँ से नो एक्शन पे कर देते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे कैस्केडिंग देंगे तो कैस्केडिंग चलेगा, रिस्ट्रिक्ट देंगे तो वो चलेगा, इसी तरीके से नल्स को अलाउ करेंगे तो वो चलेगा। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं देंगे कि यार मैंने तो कुछ करना नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कैस्केडिंग चल जाएगा। तो इसलिए जब आप वाक़ई लिटरली कुछ करना ही नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि डेटाबेस अपने लिहाज से चीज़ों को मेंटेन करे अपने रूल्स के मुताबिक, तो फिर आपको यहाँ जाके स्पेसिफिकली नो एक्शन देना पड़ता है। मैं जितनी भी देर ये सारे के सारे एक्शंस आपको पढ़ा रहा था, कैस्केड, नो एक्शन, नल, तो आपने देखा होगा कि हर चीज़ को सर्च करते हुए क्लाइंट सेट नल, इसी तरीके से कैस्केड और क्लाइंट कैस्केड, इसी तरीके से रिस्ट्रिक्ट, और रिस्ट्रिक्ट पे तो खैर नहीं था क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट ही होता है, और इसके अलावा एक तो नो एक्शन हो गया, और फिर इसी तरीके से नल हो गया, और फिर उसके बाद जो आपका कैस्केड था, सबके ऊपर एक सिंपल आ रहा था जैसे कि कैस्केड, और दूसरा क्लाइंट कैस्केड। तो इनमें क्या फ़र्क है? देखिए, अगर मैं यहाँ से कैस्केड को टू चूज़ करूँगा जो कि सिंपल कैस्केड है, तो वो डेटाबेस लेवल पे पहुँच के वहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। अगर मैं क्लाइंट कैस्केड को चूज़ करूँगा तो डेटाबेस लेवल पे पहुँचने से पहले एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की बेस के ऊपर मेमोरी में ही सारे इम्पैक्ट कैस्केडिंग के परफॉर्म कराए जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ क्लाइंट कैस्केडिंग, तो क्या होगा कि यूज़र के डिलीट होने पे जो उसके टू डूज़ हैं वो जो डिलीट करने हैं, तो उनको यूज़र के साथ पहले मेमोरी में लाया जाएगा उठा के। मेमोरी में लाकर यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा कि अब इन टू डूज़ को डिलीट कर दो, और फिर उनको डिलीट करने के बाद जो चेंजिंग्स होंगी वो सेव चेंजेस हो जाएंगी। यानी कि सेव चेंजेस के पहले ये सारा कुछ मेमोरी में ला के किया जाएगा। तो अगर आपको क्लाइंट कैस्केडिंग परफॉर्म करनी है, तो वो यूज़र जिसके रिकॉर्ड आगे डिलीट होने हैं, यूज़र के जितने भी टू डूज़ डिलीट होने हैं, वो पहले मेमोरी में लोड होंगे, फिर मेमोरी में से डिलीट होंगे, फिर मेमोरी में से वो चेंजिंग सेव होके डेटाबेस तक जाएंगी। तो इसको हम क्लाइंट कैस्केडिंग कहते हैं। ये मेरे ख्याल में, अगर मैं आपको पर्सनल ओपिनियन दूं, तो कोई ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं जिसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़े, अदरवाइज यूजुअली इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये परफॉर्मेंस के ऊपर एक बॉटलनेक बन सकता है, ये आपकी स्पीड ख़राब कर सकता है। क्योंकि ये जिस डाटा को डिलीट करना है, ये डाटाबेस में जाके डायरेक्ट डिलीट करने की बजाय वहाँ जाके उसको उठा के यहाँ ला रहा है सिस्टम ऐप की मेमोरी में। यहाँ लाने के बाद EF कोड से उसको डिलीट करवा के फिर दोबारा आपके रिकॉर्ड्स को अपडेट करवा रहा है कि जी ये डिलीट हो चुके हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। आप एक चीज़ जिसको जस्ट डिलीट ही करना है, आप उसको एसक्यूएल सर्वर में जाके डायरेक्ट डिलीट करो, बजाय इसके कि उसको यहाँ पे मेमोरी में उठा के लेके आ रहे हो। तो अगर आपके पास कोई सिचुएशन ऐसी बन गई है तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज रिकमेंडेड यही है कि केसकेड करना है तो बजाय इसके कि क्लाइंट केसकेड करके अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर एक बॉटलनेक बनाए, आप डायरेक्ट केसकेड करें, ये ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। सो सिनेरियो टू सिनेरियो डिपेंड करता है। कुछ ऑप्शन अवेलेबल होते ज़रूर हैं, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं होते नॉर्मल सिनेरियोज के अंदर, नॉर्मल यूसेज में। आपने डिलीट करना है, आप डायरेक्ट ही कमांड एसक्यूएल सर्वर को दो, वो आपको बिहाफ पे करके देगा। सो दिस इज़ दी बेस्ट अप्रोच। तो सब के अंदर क्लाइंट्स वाली जो है उनकी यही बात है कि वो EF कोर लेवल पे परफॉर्म हो रहे हैं, और कभी कभार उनको परफॉर्म करने के लिए जाके डाटा ला के तो EF कोर में वो चेंजिंग परफॉर्म करके फिर वापस डाटा को भेजना पड़ता है, जो कि परफॉर्मेंस, मेमोरी, हर लिहाज से हर चीज़ के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको डिलीटिंग बिहेवियर्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ इस रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोबारा मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।